आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है और आज उनके साथ बैठने में मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि उनका जो सफर है करीबन 38 से 40 सालों का सफर है। बड़े ही अनुभवी हैं आप। जी हाँ, आपको उनके बारे में कहेंगे कि जयपुर की धरती, शेखावटी की शान, सेवा में बीता 38 साल का महान। जी हाँ, CISF में कमांडेंट, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रपति पदक से भी मिला उन्हें सम्मान। बड़ी बात है अपने आप में। सिनेमा की दुनिया में भी किया योगदान के सेरा में वाइस प्रेसिडेंट का नाम। बता दें आपको, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सैनिक स्कूल का कमाल, 3S सिक्योरिटी में अब प्रशासन संभाल। जी हाँ, इनका इंट्रोडक्शन हम कुछ ऐसे ही देना चाह रहे थे क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन इनका दिया है, इन्होंने अपने 38 और 40 साल जो मैंने बात कही थी सेवा दी है और आगे भी जारी रख रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे, आज हम जानेंगे उनके अनुभव, सीख जो हर दिल को प्रेरणा देंगे। जी, आज हमारे साथ इंद्रराज सिंह जी है, पूर्व CISF कमांडेंट है। सबसे पहले तो हम सर का तहे दिल से धन्यवाद देंगे, नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ऑनर फॉर मी कि आपके साथ बैठना, आपसे बातचीत करना। 38 से 40 सालों का सर आपका लंबा सफर रहा है। अभी तक का जो सफर बीता है, ओवरऑल एक सार जो कहते हैं ना चीजों का, क्या आपने सीखा इस जर्नी से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे जैसे नाचीज को यहाँ आने का सर, ये आपका बड़प्पन है, हम कहेंगे आपका बड़प्पन है सर। और मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैं पुलिस फोर्स में गया तो इससे पहले मैं बैंक में था। अरे, और बैंक की नौकरी छोड़कर क्या मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि बैंक की नौकरी में सिर्फ ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, हम कुछ पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने रिजाइन देके और फिर मैं CISF में बैंक की नौकरी छोड़ना छोटी सी बात नहीं है सर। और उस समय जब ये बात है आपको 84-85 की, शायद आपका तो जन्म भी नहीं हुआ। नहीं सर, बिल्कुल उस समय तो नहीं हुआ। तो 85-86 में बैंक में उस एट दैट टाइम ओनली इंटरव्यू से ही अपॉइंटमेंट होता था। एंड आई एम मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, MCOM था मैं अकाउंटेंसी से। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वर्दी की बड़ी चाहत थी। क्या बात है सर। और उस वर्दी की चाहत से ही मैं इस फोर्स में आया। क्या बात है। और हाँ सर, जारी रखें। मेरा जो है इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जहां मैं सर्विस नहीं किया हूँ सर। बिल्कुल, हम जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में बोला, बिल्कुल आपने सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने जैसे कि बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे 1 साल UN मिशन में भी नौकरी करने का सौभाग्य मिला। क्या बात है। जो पीस कीपिंग मिशन था कोसोवो में, वहां भी मैंने अपनी सेवाएं दी। वहां भी मैंने UN पुलिस मेडल से मुझे सम्मानित किया गया। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। आपके हम जानना चाहेंगे सर, अगर नेतृत्व और सुरक्षा प्रबंधन के में आपकी जो हमें आपकी प्रोफाइल मिली, हम आपके बारे में जितना अभी तक जान पाए, ज्यादा तो आप ही बताएंगे। CISF कमांडेंट सिलेक्शन ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो उस रूप में आपने जयपुर एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठान में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संभाला, हमें बताएं। ऐसी चुनौती का उदाहरण दें जिसने आपको सफलतापूर्वक आपने उस चीज का सामना किया हो, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, एयरपोर्ट एक बहुत ही संवेदनशील 100%। और हम जो CISF वहां पर जो ड्यूटी देता है, उनका एक ही मोटो रहता है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस, राइट। जीरो टॉलरेंस को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत उनको प्रशिक्षित करते हैं। उसके बाद हर चीज को फॉलो अप करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जी सर, जी सर। कि 100 आदमी को अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूटी में उसको असाइन किया गया है, तो उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो ये देखते हैं कि वो सही से कर रहा है कि नहीं। हम लोग जीरो टॉलरेंस होता है। मैंने अपनी एयरपोर्ट की सबसे पहले शुरुआत की थी पटना एयरपोर्ट, जो कि वैसे ही बहुत पॉलिटिकली, जी अंडरस्टैंड, बिल्कुल। लेकिन हमने पोलाइटली और उन लोगों को कन्विंस करके, वहां तो पॉलिटिकल गढ़ है, और मेरे टाइम में मैं था 2008 में, तो उस समय लालू जी और 8 मंत्री तो सेंटर में थे। तो उनको संभालना, उनको डील करना, उनके साथ आने वालों विजिटर्स से डील करना, ये हम लोग अपने तो उनके साथ बहुत पोलाइटली, और ऐसा नहीं है कि किसी को आप कन्विंस करना चाहे तो वो हो जाता है। वो क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, वो काबिलियत होनी चाहिए। जी जी। पटना के बाद मुझे चैलेंजिंग टास्क दिया गया, जो जिसको हमारे इंडिया में काला पानी कहते हैं, अंडमान एयरपोर्ट। जी बिल्कुल सर। मैं अंडमान एयरपोर्ट जाती है लोगों की नाम से ही। अंडमान एयरपोर्ट में मैं करीब 2 साल रहा। वहां पर भी बहुत अच्छा लोगों से इंटरेक्शन रहा।
और बहुत अच्छी वहाँ सेवाएं दी। उसके बाद मुझे मेरे डीजी साहब थे NR दास IPS उड़ीसा कैडर के, और दास साहब ने मेरा वहाँ देखा परफॉर्मेंस कि यार ये कैसा आदमी है जो काला पानी में भी इतना खुश है। वही मैंने तो कहा, बिल्कुल। मेरा जो वर्क कल्चर देखा, मैं बहुत हैप्पीली और सबको साथ लेकर के, मैं आपको एक बात बताऊं कि जी सर। जब उन्होंने सैनिक सम्मेलन लिया, तो हमारे यहाँ सैनिक सम्मेलन जब भी कोई टॉप अफसर आता है तो सारी पूरी फोर्स को बैठाया के और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ है, कुछ परेशानी हो तो बताइए। तो आई कैन से वेरी प्राउडली कि किसी ने नहीं बताया। फिर डीजी ने कहा कि भाई आप डर रहे हो क्या कमांडेंट इंद्राज सिंह जी से, आप बताइए, मैं तुम्हारा डीजी हूँ और कोई समस्या है बताइए। तो एक जवान खड़ा हुआ साउथ का, कृष्णा, उसने कहा कि सर कोई हमारी समस्या ही नहीं है। अच्छा। जब से इंदिरा साहब आए हैं हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। और उन्होंने गिनाना शुरू किया, हमारा अकोमोडेशन कर दिया, हमारी लाइन बनवा दिया, हमारे को जो हमारी छोटी मोटी लीव प्रॉब्लम थी जो ज्यादातर फौज में ओवरऑल कह सकते हैं कि सेटिस्फाई थे वो वाली चीजें। आपसे सर मैं जानना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बारे में, हम जैसे जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको और बताऊं। फिर अंडमान के बाद मुझे दिल्ली एयरपोर्ट की कमान 2010 में दी। जी बिल्कुल सर, हमारे सवाल भरे पड़े हैं आपके। 2010 में दिल्ली एयरपोर्ट जब अपने कॉमनवेल्थ गेम का एक बड़ा चैलेंजिंग था कि कॉमनवेल्थ की गेम सब T3 से जाएंगी। जी सर। तो उस समय में हमें दिल्ली एयरपोर्ट का कमान दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट में 2010 से 15 तक रहा। तो वो भी एक अपने आप में काफी चैलेंजिंग था कि पर डे वहाँ कम से कम 1100-1200 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड होती है। बहुत बड़ा, बहुत तो वहाँ पर भी, और एट ए टाइम 1500 आदमी ऑन ड्यूटी लगते हैं। 5000 के करीब दिल्ली एयरपोर्ट में स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा हब है। तो अभी आप पूछ रहे थे यूएन का। हाँ जी, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी सेवा, सबसे महत्वपूर्ण सबक आपका क्या रहा जिसने आपके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया? 2013 में राष्ट्रपति पुलिस पदक वो मुझे प्राप्त करने का आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 2013 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट, क्या बात है, क्या बात है। 2013 में मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपने जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की जो अपन बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव 2001 में एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है और वो बड़ा टफ एग्जाम होता है। वो क्वालिफाई करने के बाद ही उसमें सभी ऑल पुलिस, जी सर, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी ऑफिसर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी सर। इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। उसमें क्वालिफाई होने के बाद वो 5 टेस्ट होते हैं। वो पास करने के बाद फिर आपको यूएन में एज ए इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर तैनात किया जाता है। और वहां पर मैंने एक बहुत अच्छी चीजें जो मैं देखी और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एक्चुअल ड्यूटी है वो नहीं की जाती है या कम की जाती है, आई कैन से। लेकिन वहां पर जो ड्यूटी है वही की जाती है। वहां पर सुपरवाइजरी स्टाफ बहुत कम है जिसका ड्यूटी है आपको उसके ऊपर। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे एक सिपाही है, उस पर हवलदार है, एएसआई है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, वो एक पूरा हायरार्की है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां जो जिसका ड्यूटी है वो उसको ड्यूटी को बाखूबी अंजाम देता है। पूरे 8 घंटे उसको वो इस एटीट्यूड से करता है कि मुझे कोई टोके नहीं। क्या बात है। ये सबसे बड़ी सीख वहाँ की सीख है। आगे सवालों का सिलसिला में जारी रखूंगी सर, समय के चलते। करियर और ट्रांजिशन और एडेप्टेबिलिटी की अब मैं बात करूंगी। सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने ये जो केसरा है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और सबसे बड़ी बात है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिनेमा जगत में आपने प्रवेश किया। ये बिल्कुल अलग क्षेत्र सर, ये हम क्या समझे, कुछ बताइए आप, कैसे एकदम उल्टा कॉर्पोरेट मीडिया। मैं जयपुर एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहा था, तो मेरी जो ड्यूटी की शैली थी, मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता था कि मैं कमांडेंट हूँ। मैं हेल्प कर रहा था। जो मेरा कांस्टेबल है फ्रिस्किंग करता है और फ्रिस्किंग के बाद स्टैंपिंग करता है। ओके। तो जैसे क्राउड काफी लंबी लाइन थी, तो मैंने उसका बोला यू डू ओनली फ्रिस्किंग एंड स्टंपिंग आई विल डू। अच्छा ठीक है। स्टंपिंग मैं करता हूँ। मैं उसके पास खड़ा हो गया तो जो के सीरा के चेयरमैन भी उस दिन प्रोसीड कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने वॉच किया। फिर जब मैं थोड़ा फ्री हुआ तो वो वही वेट कर रहे थे, वो आई मेरे पास, बातचीत किया, कहाँ के रहने वाले हो, कैसे। तो मैंने कहा सर मेरा तो अभी 6 महीने बाद रिटायरमेंट है। तो वो सरप्राइज हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो मैं देखा है आप रिटायरमेंट के बाद मेरा जो के सीरा कंपनी हो, सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डिजिटल सिनेमा कंपनी है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरी कंपनी में आइए, ज्वाइन करिए। क्या बात है सर, क्या बात। फिर मैंने ज्वाइन किया और पूरे राजस्थान को मैंने सुपरवाइज किया। सर
बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी, एक चैप्टर नहीं है इनके, कहते हैं ना किताब, एक किताब है ये, इसके पन्ने अलग अलग पलटे तो काफी सारी नई चीजें आपको हर पन्ने पे जानने के लिए मिलेंगी। शैक्षणिक और प्रशासनिक भूमिकाओं की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी 2-4 सवालों में। आखिरी, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल रॉयल सैनिक स्कूल परबत सर जैसी शैक्षणिक संस्था सेटिंग्स में मुख्य प्रशासक या प्रिंसिपल के रूप में आपने किन किन प्रमुख प्रशासनिक बदलावों को लागू किया है और उनका क्या प्रभाव पड़ा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमारा जो देश का ट्रेंड है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। राइट सर, राइट सर। मैं उस समय 2018-19 में मैंने ये पहले विचार मेरा आया कि हमारे पूरे इंडिया में 35-36 सैनिक स्कूल है। जी सर। और तो उनमें तो सब बच्चे एडॉप्ट हो नहीं पाते, वो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर सिलेक्शन होता है। राइट सर, राइट। बाकी बहुत जिनकी तमन्ना होती है कि हम पुलिस फोर्स आर्मी ज्वाइन करें, तो वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने कहा कि जब एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, ट्रेन प्राइवेट हो रही है, सारी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन वो प्राइवेट हो रही है, तो एक न एक दिन सैनिक स्कूल भी प्राइवेट होंगे। तो हमने 2018-19 में प्राइवेट सेक्टर में वही पैटर्न सैनिक स्कूल का सेम, और वो उसी तरह से हमने शुरू किया प्राइवेट सेक्टर में। और आज बहुत अच्छा सैनिक स्कूल चल रहा है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे उसमें हैं, करीब 500 बच्चे आज की तारीख में वहां पर हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया राइट सर कि पीपीपी मोड पर आप सैनिक स्कूल चला सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वर्तमान भूमिका की अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी और विजन्स की अब बात करूंगी मैं आपके। हालांकि इतनी बेहद कह सकते हैं प्रेरणादायक आपकी प्रोफाइल, आपकी जर्नी, प्रोफाइल नहीं कहेंगे सर, ये एक यात्रा है आपकी। तो आप 3S सिक्योरिटी सॉल्यूशन जयपुर में जनरल मैनेजर प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं फिलहाल, अगर हम बात करें। तो आपकी वर्तमान भूमिका में आपके शीर्ष 3 प्रशासनिक और सुरक्षा उद्देश्य क्या है, और आप इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं, ये भी जानना चाहूंगी साथ में। देखिए, मेरा जो पूरा सर्विस कैरियर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता हूं तो सिक्योरिटी में दे सकता हूं। तो सिक्योरिटी में मैं कैसे दे सकता हूं, तो एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई जाए, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन लोगों को एडवाइस करें। पहले होता था कि नॉक होने से बाहर जाता था, आजकल गेट पे आपका कैमरा है, बाहर अंदर बैठे देख सकते हैं कि कौन आया, आपको उसको अलाउ करना है नहीं करना है, या बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो सिक्योरिटी से कंसर्न मैंने 3S सिक्योरिटी कंपनी बनाई, और उसमें आज करीब 400 लोगों को जो जॉब है, और मैं उसमें अपना पूरा जो मेरा अनुभव है उसमें शेयर करता हूँ, ताकि एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी इंडिया लेवल पर ले जा सके। अब आखिरी 2 सवालों में आज की मैं जानना चाहूंगी आपसे शेखावटी का प्रभाव जयपुर कनेक्शन की अब मैं आगे बात करूंगी। मूलतः शेखावटी से होने और 2004 में जयपुर में निवास करने का आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर कहीं ना कहीं होता है। कि आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्रीय जुड़ाव में आपकी कार्यशैली या प्रशासनिक दृष्टिकोण को किसी तरह से कोई प्रभावित किया है? मैम, शेखावटी एक बहुत मेहनती क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हैं। आप आर्मी में देखें, झुंझुनू, सीकर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के मैक्सिमम आदमी हमारे मिलते हैं आर्मी में। तो वहाँ एक जज्बा है काम करने का, और यूनिफॉर्म का क्रेज है। क्या बात है। तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं शेखावटी का जो मेरे अंदर जज्बा था, उसी की वजह से मैं बैंक की नौकरी छोड़ के सर बहुत बड़ी गट्स की बात है ये। क्या बात है, बस यही कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिलता है। मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 सवालों में आखिरी सर, अभी तक जब आपने काम करना शुरू किया, काफी लंबी 40 सालों की जर्नी रही है। अभी बात करें तो काफी ना टाइम चेंज हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या बदलाव महसूस करते हैं? बस कम शब्दों में चाहूंगी कुछ बताना चाहें। पहले मैन पावर का ज्यादा यूज होता था, आज उस मैन पावर की जगह माइंड का ज्यादा यूज, माइंड का, राइट सर। तो वो यही डिफरेंस आया है। अब जो 5 आदमी काम करते थे, आज वही सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, एक्यूरेसी आती है। मैन तो सिलेक्टनेस हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एविडेंस के हिसाब से भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है ये
काफी सिक्योरिटी में बहुत यूजफुल है आपको, मतलब आप बहुत इस बात से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बहुत चलिए चलिए, आखिरी सवालों में आपसे जानना चाहूंगी विरासत और भविष्य की। अब मैं बात करूं, लक्ष्यों की बात करूं, अगर तो 38 साल की सराहनीय सेवा और कई प्रतिष्ठित पदों पर काम करने के बाद आपने अपनी सेवा की सबसे बड़ी विरासत, जिसको बोलते हैं ना लेगेसी, किस चीज को मानते हैं, और आपका दीर्घकालिक आगे का लक्ष्य क्या है? क्या आप अपनी विशेषताओं का उपयोग किसी विशेष पहल या सामाजिक कार्य के माध्यम से भी करना चाहेंगे आगे? यस, मैं अभी सामाजिक कार्य में मैं करना चाहूंगा। मेरा अपना एक विजन है, ठीक है, आई वांट टू शेयर विद यू। प्लीज सर। कि आजकल जो हमारी जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ किताबी ज्ञान है। बच्चों को एटिकेट्स, बिहेव, कैसे बात करना है, कैसे वो जो मतलब मैं एक जो रूट्स हमारी सभ्यता, हाँ, उसकी बहुत कमी है। और मैं अपने निजी ये मानता हूँ कि आपने उसको बच्चे को बताया तो है नहीं कि ये करना है, नहीं करना है, और आपसे आशा करते हो कि वो ऐसा करे, पहले उसको बताया। बिल्कुल सही। तो मैं नियर फ्यूचर में आफ्टर ये कंप्लीशन, हाँ, क्योंकि मेरा अभी कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। मेरा एक बेटा है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, फॉर गॉड सेक। तो मैं ये सामाजिक सरोकार का काम मैं ये करूंगा कि गांव-गांव में जाके बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि वो समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सजेस्ट करेंगे, आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इस क्षेत्र में जाना, क्योंकि लाइफ इज ए वन टाइम ऑफर। अगर बच्चे को आपने ठीक से गाइड नहीं किया, बच्चे को उसको तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। चलिए, रूट्स की बात कहीं ना कहीं आपने बहुत ही खूबसूरत एक सर से मैसेज, कहते हैं ना अमृत समान एक मैसेज आपको जो उन्होंने दिया है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज का जो पूरा एपिसोड रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरणादायक मैं कहूंगी रहा है। सर, आपकी जर्नी मैं चाहूंगी हमारी पूरी टीम चाहेगी कि ऐसे निरंतर जारी रहे, और आप कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे। और आपका मैं बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर यू एंड योर चैनल कॉलिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम। हम चाहेंगे दोबारा फिर आपका समय मिले और आपके परिवार के लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। तो हमारे साथ आज आपने देखा कि इंद्रराज सिंह जी आज हमारे साथ पूर्व CISF कमांडेंट आज हमारे साथ हैं, और फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो इंद्रराज जी की जो कहानी है ना, सेवा और समर्पण की मिसाल है। नेतृत्व में उनका दृष्टिकोण, सुरक्षा का कमाल, देश विदेश में किया आपने योगदान, अब निजी सुरक्षा में भी बना रहे हैं अपना नाम। तो धन्यवाद देंगे उनको हम कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को, कि हमारे इस तरह के एपिसोड को आप काफी पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार और शेयर भी करते रहे। तो आशा करते हैं आज की जो यात्रा रही काफी आपको अच्छा अनुभव मिला होगा। तो फिर किसी एपिसोड में जल्दी मिले एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।